चलो द्विविमीय गति पर आधारित प्रश्नों की बात करने के लिए उससे पहले ये कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको दोबारा से समझ लें। बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि अभी तक जो भी हम बात किए थे उसमें सिर्फ यही बातें हुई थी कि कोई वस्तु था वह सिर्फ ये 1D में एक विमीय गति कर रहा था, यानी वो अगर x डायरेक्शन में चल रहा था तो सिर्फ x में ही चल रहा था, अगर वह y में चल रहा था तो सिर्फ y में ही चल रहा था। लेकिन अब जो हम बात करेंगे उसमें अगर कोई कण गति करेगा तो उसकी गति दो डायरेक्शन में होगी, वह x में भी होगी और साथ में y में भी होगी। तो जो पहले समीकरण हमारे बनते थे उससे हमारे समीकरण डिफरेंट बनेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो अब इसमें जब दो डायरेक्शन में गति होगी तो उन दोनों डायरेक्शन को पहचान करने के लिए हम कुछ एकांक सदिशों का चयन करते हैं। उसमें एकांक सदिशों को हम i, j, k के रूप में लेते हैं। x अक्ष पे अगर हम चलेंगे तो उसकी पहचान करने के लिए x अक्ष पे कैप i होता है। अगर कोई कण y अक्ष पे गति करेगा तो उसकी पहचान करने के लिए उसमें कैप j होता है। अगर कोई कण z अक्ष पे भी गति कर रहा है तो उसकी पहचान करने के लिए उसके साथ कैप k लगा रहेगा। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ 2D की बात करेंगे, सिर्फ द्विविमीय गति की बात करेंगे तो इसमें दो अक्ष आएंगे, एक x अक्ष ले लेंगे, एक क्या ले लेंगे y अक्ष, या एक y तो एक z, या x तो एक z, आपकी मर्जी, कोई दो अक्ष आपको चयन करने हैं। तो मैं क्या किया हूँ, एक x अक्ष ले लिया हूँ, एक क्या ले लिया हूँ, y अक्ष। मैं एक कण को रिप्रेजेंट किया हूँ कि एक कण यहाँ मूल बिंदु पे है और वह कुछ समय बाद गति करता हुआ बिंदु P पे पहुँच गया। तो जब बिंदु P पे पहुँचा तो बिंदु P पे x का जो x अक्ष पे जो दूरी चला था वह x ले लिया और y अक्ष पे जो दूरी चला था उसको क्या मान लिया, y। तो इसका निर्देशांक हो गया x, y। अब x अक्ष पे जो दूरी चलेंगे पहचान के लिए उस पर कैप i लेंगे और y अक्ष पे जो दूरी चलेंगे उसको क्या ले लेंगे, j लेंगे। अब हमको इस दूरी का इक्वेशन निकालना होगा तो s इक्वल टू इक्वेशन बनाएंगे x अक्ष पे कैप i ले रहे हैं तो कैप i, फिर क्या ले लेंगे y, y अक्ष पे डायरेक्शन के लिए कैप j ले रहे हैं तो कैप j हो जाएगा। अगर दूरी का मैग्नीट्यूड पूछेगा, इसका परिमाण पूछेगा तो वेक्टर में इसका रूल पड़े है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसे दो स्तंभ के अंदर लिखते हैं जिसको मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं या मॉड ऑफ बोलते हैं। तो ये मॉड ऑफ s का मान यानी मैग्नीट्यूड ऑफ s का मान निकालना होगा तो अंडर रूट में ये x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर। ये एकांक सदिश जिसका मान 1 होता है, छोड़ देते हैं। क्लियर हो गया? अब इस बेस पे हम एक क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम्पल में s इक्वल टू दिया है 3t² कैप i प्लस 4t कैप j दे दिया है। कह रहा है इसका t इक्वल टू 1 सेकंड पर वेग क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पर चाल क्या होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे त्वरण क्या होगा। तो ये निकालने के लिए पहले इसमें दो पार्ट सम्मिलित है। इसमें कुछ दूरी x डायरेक्शन में चला है और कुछ दूरी y डायरेक्शन में चला है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसमें x डायरेक्शन में जो दूरी चला है वह कितना है और y डायरेक्शन में जो दूरी चला है वह कितना है। इस चीज़ का पहचान करने के लिए हम कैप i और कैप j से पहचान करेंगे। कैप i जिसके साथ होगा समझ लो वह दूरी x डायरेक्शन वाला है और कैप j जिसके साथ होगा वह दूरी y डायरेक्शन वाला है। तो हम देख रहे हैं i के साथ 3t² है, इसका मतलब कि 3t² दूरी x डायरेक्शन में चला गया है। j के साथ 4t है, इसका मतलब y डायरेक्शन में 4t दूरी चला गया है। तो वही लिखे हैं x डायरेक्शन में चली गई दूरी को हम sx से लिखे, ये 3t² है। y डायरेक्शन में चली गई दूरी को sy से लिखे, ये क्या चीज़ है, 4t है। क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से x डायरेक्शन में वेग निकालेंगे। समझ लो ये विस्थापन का समीकरण है तो ये वेग निकालना है तो समझ लो विस्थापन का इक्वेशन है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x डायरेक्शन में वेग निकालेंगे तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेग निकल जाएगा ना। तो वही क्या करेंगे, हम इस s का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो s के डिफरेंशिएशन को ds/dt लिखेंगे तो इसके मान का भी डिफरेंशिएशन होगा ना। क्या बोलो यार? तो हम एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं कि और कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये d/dt सेम रहेगा और यहाँ पे यस है, यस का मान क्या दे दिया है, 3t² दे दिया है ना। तो है 3t² का डिफरेंशिएशन 3 दूनी के क्या हो जाएगा, 6t, यानी हमारे पास vx का मान क्या निकल गया है, 6t। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, फिर अब y डायरेक्शन वाला भी ऐसे ही निकालेंगे सेम। तो हम जानते हैं y डायरेक्शन में वेग निकालने के लिए हमको y डायरेक्शन में जो विस्थापन मिला होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तभी वेग निकलेगा।
आ रहा है मेरी बात समझ में। तो y दिशा में बेग को भी वाई से लिखेंगे और भी वाई कैसे निकलेगा, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वही लिखे हैं इसके डिफ्रेंसिएशन को डी एस अपन डी टी से। अब ये लिख लेंगे डी बाई डी टी और यहाँ पे यस है, यस का मान क्या दे दिया है 4t, 4t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 4। बोलो हो गया। इसका मतलब कि x दिशा में बेग क्या हो गया 6t और y दिशा में बेग क्या हो गया 4। हो गया ना। तो अब हमारा बेग का इक्वेशन क्या बनेगा, तो ये वेक्टर v इक्वल टू लिख लेंगे हाई x डायरेक्शन में बेग इंटू कैप आई, फिर प्लस y डायरेक्शन में बेग इंटू कैप जे। समझ में आ रहा है, ये बेग का इक्वेशन बना रहे हैं। ये वेक्टर v इक्वल टू यहाँ vx है, vx का मान क्या है 6t कैप आई, vy है, vy का मान क्या है 4, ये हो गया कैप जे। समझ में आ रहा है। अब चूंकि ये बेग का मान निकल गया, बेग के बाद हमको क्या कह रहा है बाबू, चाल कह रहा है। तो जो बेग का परिमाण होगा वही इसका क्या होगा, चाल होगा। लेकिन इसमें t इक्वल टू पहले 1 सेकेंड दिया है ना, तो पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बेग निकाल लेंगे और उसी का परिमाण निकालेंगे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाल हो जाएगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो अब देखो वही काम करेंगे हम यहाँ। तो पहले इसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बेग निकालना है, तो इसमें t के जगह पे क्या लिख देंगे 1। तो ये वेक्टर v इक्वल टू t के जगह पे 1 होगा, 1 से 6 में गुणा करेंगे 6 कैप आई प्लस 4j। इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे बेग निकल गया ना। तो अब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे चाल निकालना होगा, तो इसी का परिमाण ले लेंगे, उसका चाल होगा। तो इसके परिमाण को हम किससे लिखेंगे बाबू, किधर चला गया, बेग v से ना। बोलो मॉड ऑफ वेक्टर v से लिखेंगे और जो वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर जो v होगा वही उसका क्या होगा, चाल होगा। तो इसका चाल कैसे निकलेगा, अंडर रूट में यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, क्योंकि परिमाण ज्ञात करने का यहाँ फार्मूला ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो ये देख लो, ये चाल इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 14, ऐड कर दोगे तो 52। ये हमारा क्या निकल गया भाई, चाल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, बेग निकालना है ना। तो हमारे पास बेग ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, सॉरी त्वरण। तो जैसे हमारे पास x डायरेक्शन में हमने दूरी लिया तो x डायरेक्शन में बेग निकाला, y डायरेक्शन में दूरी लिया तो y डायरेक्शन में क्या निकाला, बेग निकाला। वैसे ही x डायरेक्शन में जब बेग निकाले हैं तो x डायरेक्शन में त्वरण भी निकलेगा ना। तो अब हम यहाँ से x डायरेक्शन में त्वरण को किससे लिखेंगे, ax से। और x डायरेक्शन में त्वरण कब निकलेगा, जब हम इस बेग का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इस बेग के डिफ्रेंसिएशन को लिखेंगे dv बाई dt से। तो सेम लिख लेंगे d बाई dt और यहाँ v है, हम v का मान क्या निकाले हैं 6t। तो वही हो जाएगा 6 और t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1। तो इसका मतलब कि x डायरेक्शन में त्वरण क्या मिल गया 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे y डायरेक्शन में त्वरण निकालना होगा तो y डायरेक्शन में बेग का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो y डायरेक्शन में त्वरण को ay से लिखेंगे और इसके डिफ्रेंसिएशन को dvy अपान किससे लिखेंगे, dt से। तो वही सेम ऐसे d ओवर dt लिख लेंगे और यहाँ v है, v का मान क्या निकल गया है 4 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया 0। अब x डायरेक्शन में त्वरण 6 और y डायरेक्शन में त्वरण क्या मिल गया 0। तो अब हम त्वरण का इक्वेशन बनाएंगे, वेक्टर a इक्वल टू axi प्लस ay। अब ax का मान क्या है 6 तो हो गया 6i, ay का मान क्या दे दिया है 0 तो हो गया 0 और कैप क्या लगा लेंगे j। अब इसमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे त्वरण कह रहा है ना, तो इसमें t कहीं आया है क्या, इसका मतलब t आया ही नहीं है तो हम इसमें t की वैल्यू रख पाएंगे नहीं, बस इतना ही त्वरण रहेगा। इसका मतलब कि जब t आया नहीं है तो किसी भी टाइम पे हम त्वरण निकालेंगे तो इतना ही रहेगा, जिसको हम नियत त्वरण बोलेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब इस पेज पे एक अगला क्वेश्चन, इसको मिटा देना। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, s इक्वल टू 3t कैप आई प्लस 4t कैप j का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेग, चाल और क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण। क्यों भाई, इसमें भी हमको कण जो गति कर रहा है उसको 2 दिशा में वह गति कर रहा है ना। एक किस दिशा में है, x में, दूसरा किस में है, x कैसे पहचान किए, कैप आई से। y की पहचान कैसे किए, कैप j से। बोलो समझ में आया। तो पहले 2 दिशाओं में गति कर रहा है तो हम पहले इसको अलग अलग करेंगे। पहले निकालेंगे ये विस्थापन का समीकरण है, s इक्वल टू ये विस्थापन, क्योंकि जब बेग है तो विस्थापन बोलेंगे। s इक्वल टू 3t कैप आई प्लस 4t कैप j का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर बेग, चाल और त्वरण क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इसमें विस्थापन 2 डायरेक्शन में हो रहा है, एक x में और दूसरा किस में हो रहा है, y में। x में कैसे पहचान किए, कैप आई से, j में कैसे पहचान किए,
सॉरी वाई में कैसे पहचान के कैप जे से, तो पहले दो अलग अलग दिशा में विस्थापन हो रहा है तो दोनों विस्थापनों को अलग अलग करो। देखो पहले x दिशा में विस्थापन हो रहा है तो एस एक्स बराबर हम क्या लिख लेंगे 3t, और y दिशा में विस्थापन हो रहा है तो एस वाई बराबर क्या लिख लेंगे 4t। ये बोलो यार, तो अब हम x डायरेक्शन में बेग इसका निकालेंगे, फिर y डायरेक्शन में बेग निकालेंगे। समझ में आ रहा है? और जो आएंगे इधर इक्वेशन बनाते जाएंगे। पहले x दिशा में बेग निकालना होगा तो हम ये d क्या करेंगे बाबू, ये डी डी टी आप ये एस एक्स निकालेंगे ना। क्या बोलो यार, यानी जो अब और डिटेल्स बता रहे हैं, यानी जो ये एस एक्स है इसका हम एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बेग निकल जाएगा, और बेग किस दिशा में होगा, एक्स दिशा में। समझ में आ रहा है मेरी बातें? अब मान भर लो, ये हो गया डी ओवर डी, यहाँ एस एक्स है, एस एक्स का मान क्या दे दिया है 3t हो जाएगा। अब आप देख लो खुद ही, ये वी एक्स इक्वल टू हमारा मिल जाएगा है 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और डी डी टी ऑफ टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। बोलो हो जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में बेग निकल गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हो गया? अब बोलो वाई डायरेक्शन में बेग निकालना है तो इसके लिए क्या करोगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, तो उस डिफ्रेंसिएशन को किससे लिखोगे, डी डी टी ऑफ एस वाई से लिखोगे ना, और ये डिफ्रेंसिएशन से जो राशि प्राप्त होगा वो बेग होगा, और किस डायरेक्शन में बेग होगा, वाई डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है ना? अब देखो क्या करेंगे इसके लिए, ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ ये एस वाई का मान क्या दे दिया है 4t। अब आप देख लो खुद ही, ये वी वाई इक्वल टू है 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और डी ओवर डी टी ऑफ टी की वैल्यू क्या होता है 1 से गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं। ये हमारा किस में बेग निकला है बाबू, वाई डायरेक्शन में। किस में निकल गया ये, वाई डायरेक्शन में। अब देखो एक्स डायरेक्शन में बेग क्या है 3 मीटर प्रति सेकेंड, वाई डायरेक्शन में बेग क्या है 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका हमारा इक्वेशन अगर बेग का मिलेगा तो बोलो बेग का इक्वेशन क्या होगा, बोलो ऐसे, यहाँ वी एक्स कैप आई प्लस यहाँ वी वाई कैप क्या होगा जे, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का हम जोड़ेंगे तब ना बेग का इक्वेशन मिलेगा, क्योंकि कण दोनों दिशा में गति कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो अब बोलो ये वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ वी एक्स का मान कितना है 3, ये कैप आई, वी वाई का मान क्या है 4, तो ये हो गया कैप जे। अब किस पे कह रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो बोलो इसमें t आया है कहीं, इसका मतलब बेग नियत है हमको, t इक्वल टू 1 2 3 4 5 कौनों सेकेंड पे पूछेगा तो बेग यही होगा। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका चाल कह रहा है तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ऐसे बेग का परिमाण चाल होता है ना, तो इसका परिमाण निकाल लो, क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 है तो होगा 4 का स्क्वायर। तो ये बोलो वेग ये माडा v इक्वल टू बोलो 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 4 का वर्ग क्या होगा 16। तो बोलो ये माडा v इक्वल टू 16 और 9 मिलके 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी इसका चाल कितना निकल गया 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी माड ऑफ v जहाँ लिखा होगा समझ लेना ये क्या चीज़ है, चाल है, और अकेले भी लिखा होगा तो क्या है, बेग है। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो त्वरण ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, तो बोलो त्वरण कैसे निकलेगा, जो बेग मिला होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारा बेग यही ना मिला है, तो इसका मतलब d ओवर डी टी ऑफ हम वी एक्स करेंगे तो ये हमारा त्वरण मिलेगा, और वह किस डायरेक्शन का त्वरण होगा, एक्स डायरेक्शन का होगा ना भाई। तो अब कर लो ये d बाई डी टी ऑफ यहाँ वी एक्स है, वी एक्स का मान क्या मिला है 3, तो ये बोलो ax बराबर 3 का डिफरेंशिएशन 0 अचर राशि है ना। अब y डायरेक्शन में बेग निकालेंगे, बोलो सॉरी त्वरण निकालेंगे ना, तो y डायरेक्शन में त्वरण कैसे निकालेंगे, जब इसका t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन को d बाई डी टी ऑफ वी वाई से लिखेंगे ना। अब d बाई डी टी यानी ये बेग का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो बेग के डिफरेंशिएशन करेंगे तो त्वरण मिलेगा। त्वरण को किससे लिखते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में है तो क्या लिख लेंगे y। बोलो क्लियर हो रहा है? अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ये d बाई डी टी ऑफ ये वी वाई है, वी वाई का मान क्या है, इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी ए वाई का भी मान क्या मिल गया 0। तो अब हमारा त्वरण का क्या इक्वेशन बनेगा, बोलो यहाँ से वेक्टर a इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, बोलो पहले ax है तो यहाँ क्या होगा ax कैप आई, अब फिर क्या होगा ए वाई कैप जे, ऐसे होगा ना भाई। अब देख लो ये वेक्टर a इक्वल टू ax का मान भी कितना है 0, तो 0 कैप आई, ए वाई का मान क्या है 0, तो 0 कैप जे, आंसर हो गया ये हमारा। अब बोलो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कह रहा है, तो क्या इसमें t है,
तो नहीं रखेंगे। समझ में आ गया पूरी बातें, लिख लो। मैं आपको दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप भी अपने मन से प्रैक्टिस करो। जैसे s इक्वल टू दे दे आपको 3t पे पावर क्यूब या 3t स्क्वायर कैप i प्लस 4t कैप j ऐसे दे देना। तो इसका दे दे t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या ज्ञात कीजिए, वेग, चाल और क्या ज्ञात कीजिए, त्वरण। ओके, या 2t कर लो, त्वरण ज्ञात कीजिए। क्या निकल जाएगा, इसका फटाफट टाइम तुम्हें दे रहे हैं सिर्फ 2 मिनट के, 2 मिनट का 20 सेकंड 25 सेकंड में हल करके दिखाओ फटाफट। s इक्वल टू टी स्क्वायर कैप आई प्लस 3t माइनस 1 कैप जे का t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेग का चाल तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सुन लो, बिल्कुल साधारण है ये भी। इसमें भी इसका मतलब कण दो दिशाओं में गति कर रहा है, एक एक्स दिशा और दूसरा क्या है, वाई दिशा। सिमिलर रखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू 3t स्क्वायर कैप आई प्लस ये 3t माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, कैप जे। समझ में आ रहा है। अब इसके लिए देखो क्या करेंगे, पहले x डायरेक्शन में जो विस्थापन हो रहा है अलग कर लेंगे, y डायरेक्शन में जो विस्थापन हो रहा है अलग कर लेंगे। यहाँ देखो, इसमें s डायरेक्शन में जो विस्थापन होगा एस एक्स से लिखेंगे, एस एक्स बराबर क्या दे दिया है, टी स्क्वायर। या y डायरेक्शन में जो विस्थापन होगा एस वाई से लिखेंगे, एस वाई बराबर बोलो क्या दे दिया है, 3t माइनस 1। बोलो समझ में आया। अब देखो x डायरेक्शन में विस्थापन दिया है तो हम x डायरेक्शन में वेग निकालेंगे ना। तो बोलो x डायरेक्शन में वेग कैसे निकलेगा, जब हम x वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। और y डायरेक्शन में वेग कैसे निकलेगा, जब y वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। तो x वाले के डिफरेंशिएशन को लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ एस एक्स। बोलो भाई। y वाले को लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एस वाई। अब देखो ये हो जाएगा d बाई डी टी और यहाँ एस एक्स है, एस एक्स का मान क्या दे दिया है, टी स्क्वायर। क्या बोलो ना यार। या उससे आसान तरीका, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर हो जाएगा डी डी टी ऑफ एस एक्स, इधर हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरी बातें। तो अब बोलो ये d बाई डी टी ऑफ एस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी, ऐसे डी एस एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं ना। या डायरेक्ट लिखो, s का जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये x दिशा में जो विस्थापन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेग मिलेगा, और उस वेग को किससे लिखना है, vx से। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट लिखें, कोई असुविधा है। अब बोलो इसका वेग कैसे निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा, 2t। बोलो निकल गया। अब वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब इसका करेंगे दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा डी डी टी ऑफ एस वाई, इधर क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ 3t, और क्या हो जाएगा डी डी टी ऑफ 1 हो जाएगा ना बाबू। अब बोलो डी डी टी ऑफ एस वाई भी वाई होगा ना, 3t का डिफरेंशिएशन 3 या 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी वाई बराबर 3 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा, भी वाई। बोलो 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना, सॉरी 3 मिलेगा, हो जाएगा ना। तो अब हम हमारा यहाँ वेग का क्या समीकरण बनेगा, बोलो वेग इक्वल टू, खुद बोलो। पहले x डायरेक्शन, अब डायरेक्ट लिखेंगे। अब v का अगर हमको समीकरण बनाना होगा तो x डायरेक्शन में क्या मिला है, 2t, तो लिख देंगे 2t कैप आई। y डायरेक्शन में क्या मिला है, 3, तो हो जाएगा 3 कैप j। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। या बोलो अभी तो ये आंसर, अभी वेग का समीकरण मिला है। आंसर कब होगा, जब इसमें t के जगह पे क्या रखेंगे, 1। तो अब इसमें लिखेंगे t इक्वल टू 1 रखने पर, तो बोलो वेग क्या निकल जाएगा, या 3, या t के जगह पे 1 करेंगे, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैप आई अब प्लस 3 कैप क्या हो जाएगा, j। हमारा ये रिजल्ट आ गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। अब देखो ये तो हमारा वेग निकल गया। अब चाल भी कह रहा है ना, तो इसका बोलो चाल कैसे निकलेगा, ऐसे बोलो, खुद बोलो आप, चाल कैसे निकलेगा। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 13 मीटर प्रति सेकंड। चाल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, त्वरण। तो त्वरण कैसे निकलेगा, जब वेग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे।
भाई बेग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे डी भी एक्स अपान डी टी होगा ना। आइए 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2, इसका करेंगे तो क्या होगा d बाई डी टी अब भी y होगा, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब इस बेग के डिफरेंशिएशन यानी बेग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो त्वरण मिलेगा, चूंकि x डायरेक्शन का है तो x दिशा में त्वरण इक्वल टू क्या मिल गया 2। तो ऐसे बोलो यहाँ क्या मिलेगा ए वाई इक्वल टू 0। अब हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा वेक्टर ए का, यहाँ डायरेक्ट बोलो 2 कैप आई अब प्लस 0 कैप क्या हो जाएगा जे। इसमें टी नहीं है तो बस इतना ही आंसर हो गया। बोलो इसमें समझ में आया कि नहीं आया, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है, पक्का समझ गया ना। तो ये चीज़ें नोट कर लो। क्या मिनट हुआ देख लो। गति की दिशा बहुत से लोगों का कहना है कि दूरी से ज्ञात की जा सकती है, विस्थापन से ज्ञात की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि गति की दिशा दूरी और विस्थापन से ज्ञात नहीं की जा सकती है, त्वरण से भी नहीं ज्ञात की जा सकती है। ये नहीं कि त्वरण प्लस और माइनस होगा तो इस बेस पे हम ये पता लगा लेंगे कि वस्तु सीधी चल रही है या उल्टी दिशा में चल रही है, दैट मीन्स धनात्मक दिशा में चल रही है या ऋणात्मक दिशा में चल रही है। त्वरण से या त्वरण से, दूरी से, विस्थापन से हम गति की दिशा का पता नहीं लगा सकते। अगर हमें दिशा का पता लगाना है तो हम बेग की दिशा से पता लगा सकते हैं। बेग की वैल्यू दिया होगा तो पता लगा लेंगे। जैसे बेग इक्वल टू दिया +5 मीटर प्रति सेकेंड और बेग की वैल्यू दिया -5 मीटर प्रति सेकेंड। +5 मीटर प्रति सेकेंड का मतलब वस्तु एक सीधी दिशा में चल रही है और बेग लगातार बदल रहा है। अरे बोलो यार 5 मीटर प्रति सेकेंड यानी वो प्लस में चल रही है। आ रहा है मेरी बात समझ में, माइनस में नहीं चल रही। किस में चल रही है प्लस में, +5 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ माइनस होने का मतलब विपरीत दिशा में आ रही। जैसे पतंग उड़ा रहे हो, पतंग बड़ी तेजी से ऐसे कभी ऊपर जाता है तो प्लस में जा रहा है, कभी अचानक मुड़ के कहाँ भागने लगता है नीचे, माइनस में हो गया। क्या हमारी बात समझ में आया। जब तेजी से ऊपर जाएगा तो प्लस और वापस आएगा तो माइनस। बोलो क्लियर हो गया। तो इससे पता चल जा रहा है कि बेग की अगर आपसे कोई पूछे गति की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं तो हम बोलते हैं बेग का। अगर बेग की वैल्यू पता हो जाए तो हम उससे पता लगा लेंगे कि वस्तु धनात्मक दिशा में गति कर रहा है या ऋणात्मक दिशा में गति कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बातें। इस बेस पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उस एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग पता करेंगे कि वस्तु की गति की दिशा क्या है। जैसे एक कण का हमारे पास समीकरण दिया है S इक्वल टू, ये S इक्वल टू दिया है t³ - 6t² प्लस दे दिया है 9t। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब बोलो इसका t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या ज्ञात कीजिए बाबू, बेग ज्ञात कीजिए। और इसकी डायरेक्शन बताना है कि ये धनात्मक दिशा में मोशन कर रहा है या फिर ऋणात्मक दिशा में। आ रहा है मेरी बात समझ में। कैसे पता चलेगा ये देखो, पहले t इक्वल टू 1 सेकेंड पर क्या निकालेंगे बेग। अगर प्लस में आएगा तो भाई धनात्मक दिशा में है, माइनस में आ गया तो क्या हमारी बात समझ में आ रहा है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसका बेग निकालेंगे। बेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना। तो बोलो इसके डिफरेंशिएशन को किससे लिखेंगे, ds बाई dt से। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t², 6 दूनी के 12t, अब प्लस क्या हो जाएगा 9, सिर्फ हो जाएगा ना। क्या बोलो यार। अब देखो ds बाई dt बेग होता है, यानी बेग बराबर क्या मिल गया 3t² - 12t प्लस क्या मिल गया 9। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कह रहा है तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे क्या रख लेंगे 1। बोलो भाई। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये v इक्वल टू 3, t के जगह पे 1 इसका स्क्वायर, फिर माइनस क्या हो जाएगा 12, t के जगह पे क्या रख लेंगे बोलो 1, अब प्लस क्या हो जाएगा 9। तो ये v इक्वल टू 1 का वर्ग 1, 3 एक करने 3 हो जाएगा, -12 एक करने 12 प्लस क्या हो जाएगा 9। तो ये v इक्वल टू 12 में से 12 घटा देंगे 0। बोलो समझ में आया। कुछ डिस्टर्ब तो क्वेश्चन में नहीं हो गया है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 0 आने का मतलब ये हुआ कि वस्तु उस समय क्या है, रुका हुआ है, वह वस्तु चल नहीं रहा है। क्या हमारी बात समझ में आया। वस्तु क्या है बाबू, रुका हुआ है। अगर वही कहता कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर बेग क्या होगा, बोलो भाई। तो इसमें जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे क्या रख देते 2। तो बोलो v बराबर क्या हो जाता 3, t के जगह पे 2 इसका स्क्वायर करो, फिर -12 t के जगह पे हो जाएगा क्या 2, अब प्लस क्या दे दिया है 9। तो ये v इक्वल टू 2 का वर्ग 4, 4 3 12, -12 दूनी के 24 अब प्लस 9। तो ये v इक्वल टू 12 9 21 में से 24 घटा देंगे -3 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब कि 3 मीटर प्रति सेकेंड की बेग से विपरीत दिशा में गति कर रही है। क्या हमारी बात समझ में आया।
t इक्वल टू 1 सेकेंड पे रुका हुआ था और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे किधर गति करने लगा, -3 मीटर प्रति सेकेंड, दैट मीन्स विपरीत दिशा में गति करने लगा। क्या हमारी बात समझ में आया? तो ये लिख लो, फिर इसके बाद इस पेज पे एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। ये देखो s इक्वल टू हमारे पास वही समीकरण को थोड़ा सा मैं बदल दिया हूँ। इस क्वेश्चन में अब हमको टाइम निकालना है। कह रहा है s इक्वल टू विस्थापन समीकरण है t³ - 6t² प्लस 9t के लिए वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण किस अवस्था में है, विरामावस्था में। जाहिर सी बात है, विरामावस्था में होने का मतलब उसका वेग कितना होगा, 0। भाई रुक जाएगा तो वेग 0 होगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो s वाला विस्थापन का समीकरण दिया उसका डिफ्रेंशिएट करके वेग निकालेंगे और वेग के जगह पे 0 रख के क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बातें? अब देखो तो वही काम करेंगे हम। यहाँ s इक्वल टू क्या इक्वेशन मिला है, t³ - 6t² प्लस 9t मिला है ना। इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ds/dt होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3t², इसका डिफ्रेंशिएशन 12t और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 9। और ds/dt हमारा क्या होता है, वेग, इक्वल टू मिल गया 3t² - 12t और प्लस क्या दे दिया 9। चूंकि विरामावस्था में है ना, कह रहा है वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण किस में हो जाए, विरामावस्था में। तो जब विरामावस्था में होगा तो इसका वेग क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिल गया 3t² - 12t और प्लस क्या है 9। यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ बचेगा t² माइनस क्या बचेगा 4t और प्लस 3 3 9 होगा। 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में, तो हमारा क्या मिलेगा t² - 4t और प्लस 3 इक्वल टू क्या मिल गया 0। क्या इसका फैक्टर कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे इसका? कैसे करोगे, सबसे पहले 3 करना है, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये फैक्टर करेंगे t², 4 के जगह पे लिख लेंगे 3 + 1, फैक्टर करना आता है ना। इंटू हमारा ये क्या हो जाएगा t और प्लस में क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा t², 3 का गुणा t में करेंगे 3t, ब्रैकेट खुलेगा, आगे माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई t में होगा तो t और प्लस ये 3 बराबर क्या मिल गया। कुछ कॉमन है यहाँ से, क्या कॉमन है, यहाँ से t कॉमन ले लोगे t - 3 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लोगे t - 3 बचेगा, बराबर क्या मिल गया 0। तो अब बोलो क्या मिलेगा, दोनों जगह t - 3 है तो यहाँ से t - 3 बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा t - 1। बोलो यार, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बारी बारी 0 के बराबर पुट कर लेंगे ना। पहले ये t - 3 इक्वल टू क्या रख लेंगे 0, तो t बराबर क्या मिल जाएगा 3 मिल गया ना। दूसरा t - 1 बराबर लिख लेंगे 0, तो t बराबर 1, इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, यानी कण 2 बार विरामावस्था को प्राप्त कर रहा है। पहला t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और दूसरा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे। बोलो क्लियर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि s इक्वल टू t³ - 6t² प्लस 9t के लिए जब कण विरामावस्था में होगा तो उसके लिए 2 टाइम मिले हैं। पहला t इक्वल टू 1 पर कण विरामावस्था में आ जाएगा, दूसरा t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी कण किस में आ जाएगा, विरामावस्था में। तो ये लिख लो, थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे इसमें। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण विरामावस्था में है। अब यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कह देता कि वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण विरामावस्था में अब न हो, अब ऋणात्मक दिशा में गतिमान हो। किस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में गतिमान हो। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? अब किस दिशा में गतिमान हो रहा है बाबू, ऋणात्मक दिशा में। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया था। ये बोलो भाई, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करके ds/dt का मान निकाले थे, कितना आया था बोलो तो 3t² - 12t आया था प्लस 9 आया था। ds/dt हमारा वेग था और वेग इक्वल टू मिला था 3t² - 12t प्लस क्या आया था 9। ये बोलो भाई, यही ना आया था। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करेंगे। जब कण ऋणात्मक दिशा में गतिमान होगा तो उसका जो वेग का मान होगा 0 से छोटा होगा, माइनस में होने का मतलब 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो वही लिखेंगे कि जब कण ऋणात्मक दिशा में गतिमान होगा तब जो ये वेग होगा वह 0 से क्या होगा, छोटा होगा।
यानी यहाँ भी है, भी की वैल्यू क्या है 3t² माइनस 12t प्लस 9 लेस देन क्या होगा 0 होगा। यहाँ से 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा t² माइनस 4t प्लस 3 लेस देन क्या होगा 0। 3 इधर गुणा में इधर गया तो भाग में, तो क्या मिलेगा t² माइनस 4t प्लस 3 लेस देन 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे क्या मिलेगा 0। आप अभी इसका फैक्टर किए थे, इसका फैक्टर किए थे तो क्या आया था t-1 इंटू t-3 आया था भाई। देखो अभी ना फैक्टर आया था, इसका गुणनखंड अभी ना आया था, ये लेस देन क्या होगा 0। अब यहीं से तुम्हें ट्रिक इसका समझना है क्या, एक बार हम t-1 दिया है और एक बार t- क्या दिया है 3। इसका ये ज्ञात करने के लिए पहले आप साइड में यहाँ t-1 बराबर 0 लिख लेना, तो t बराबर क्या मिल जाएगा 1, ताकि ये पता चल जाए कहाँ से कहाँ तक हमें ज्ञात करने हैं। दूसरा नंबर ये t-3 इक्वल टू 0 कर देंगे, 3 इधर माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, यानी हमें 2 टाइम मिल गया। एक क्या मिल गया बाबू 1 सेकेंड, दूसरा क्या मिल गया 3 सेकेंड। एक ये पॉइंट मिला जिसके बाद या जिसके पहले हम चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चीज़ों पे चेक करेंगे। ऐसे एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे क्या है बाबू 1, तो यहाँ 1 बना लेंगे, यहाँ पे 3 है तो क्या बना लेंगे 3। एक बार हम 1 से छोटे टाइम पे चेक करेंगे कण कैसे गति कर रहा है, एक बार 1 और 3 के बीच में चेक करेंगे कण कैसा गति कर रहा है, एक बार 3 से बड़े टाइम पे देखेंगे कण गति कैसा कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बातें। अब देखो एक बार 1 से छोटे पे चेक करेंगे, तो 1 से छोटा 0 ले लो, क्या होगा बाबू 0। तो इस पे 0 पे चेक करो प्लस में आ रहा है कि माइनस में, तो यहाँ देखो t के जगह पे रखोगे 0 माइनस ये 1, फिर यहाँ t के जगह पे 0 ये -3। तो अब देखो 0 में से 1 घटाएंगे -1 और 0 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू -3। अब देखो माइनस से माइनस खत्म, 3 एक 3, ये प्लस में आ गया ना, तो इसका मतलब कण सीधी दिशा में गति कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है ना। हमको क्या कह रहा है, वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण ऋणात्मक दिशा में गति करे। क्लियर हो गया। इसका मतलब कि 1 से छोटे टाइम पे कण धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं, समझना ध्यान से, ये बेसिकली है ये चीज़ें। अब यहाँ देखो, अब 1 और 3 के बीच में चेक करेंगे। 1 और 3 के बीच में क्या आएगा 2, ये बोलो यार 2 पे चेक करो। यहाँ t के जगह पे होगा 2 -1, यहाँ भी t के जगह पे होगा 2 -3। 2 में से 1 घटा देंगे 1 का गुणा, 2 में से 3 घटाएंगे -1, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, है माइनस में आ गया ना। इसका मतलब कण किस दिशा में गति कर रहा है, ऋणात्मक दिशा में। यानी यहाँ पे जो कण है ये किस दिशा में गति कर रहा है, ऋणात्मक दिशा में। अब थोड़ा 3 से बड़ा चेक करो, 4 ले लो। 3 से बड़ा क्या होता है भाई 4, तो अब यहाँ 4 लेके देखो, ये होगा 4 -1 और ये हो जाएगा 4 -3। 4 में से 1 घटा दो 3, बोलो भाई, और 4 में से 3 घटा दो 1, 3 एक 3, प्लस में आ गया, यानी धनात्मक दिशा में गति कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो अब हमारे पास क्या टाइम मिल रहा है बाबू, जिसमें कण ऋणात्मक दिशा में गति कर रहा है। तो याद रख लो, ये बहुविकल्पी में ऐसा ऑप्शन आपको देगा। ऑप्शन हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर कण किस दिशा में गति कर रहा है, ऋणात्मक दिशा में। तो वह समय क्या है, t है। समय क्या है बाबू, t है। अब t का मान क्या है जब ऋणात्मक दिशा में गति कर रहा है, तो t का मान 1 से छोटे पे क्या है, धनात्मक ना, और 1 से बड़ा पे क्या है, ऋणात्मक। तो इसका मतलब जो t का मान होगा यह 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन 3 से ये क्या होगा, छोटा, क्योंकि 3 से बड़ा पे धनात्मक और 1 से छोटा पे धनात्मक। तो इसका मतलब वह समय अंतराल क्या होगा, कि वह समय अंतराल t का मान क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा। इस स्थिति में कण किस दिशा में गति कर रहा होगा, ऋणात्मक दिशा में। बोलो समझ में आया है। यानी धनात्मक दिशा में कण ऐसे गया एक बार, फिर कण ऐसे चला आया, फिर 3 सेकंड के बाद इधर जाने लगा। बोलो क्लियर हो गया। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ें आप नोट कर लो।